तो इस वक्त आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जनरेशन का मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है और आने वाले वक्त में क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम आने वाली है वो इतनी बड़ी है, उतना बड़ा जेंट है ये कि आज तक पाकिस्तान की तारीख ने इतना स्याह तरीन दौर नहीं देखा होगा। एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट, महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि लोग अपने आप को बेचेंगे तो भी एक वक्त की रोटी नहीं खा पाएंगे। अभी इस वक्त आपने आंखें बंद कर ली, उसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल चुका है। जैसे कबूतर करता है, बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है, उसको यूं लगता है कि खतरा टल चुका है, लेकिन बिल्ली उसके सामने होती है। वही बड़ा जेंट इस वक्त आपके सामने है, लेकिन आपको होश नहीं आ रहा। जर्मन वाच रिपोर्ट को इस वक्त 23 साल हो चुके हैं, जिसमें यह बताया गया था कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा नुकसान जिन कंट्रीज़ को होगा उनमें से पाकिस्तान एक होगा। और हमेशा मैंने अपने स्टूडेंट्स को और जहाँ पर जिस भी दोस्त से मैं मिला उसको मैंने पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के हवाले से अवेयर किया और मैंने उनको बताया कि जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा आपको, जिस वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होंगे और बड़े बड़े फ्लड्स आएंगे। और ये कुछ भी नहीं है, ज़िलज़िले भी अभी ज़्यादा आएंगे, आपकी ज़मीन रहने के लायक नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़े ग्लेशियर्स एक अटलांटिक में है, दूसरे अंटार्कटिक में है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपके ऊपर है, हिमालय, नंगा पर्वत, इन इलाकों में ये जो बड़ी पट्टी है ये आपके ऊपर है। इसका नुकसान न सिर्फ आपको बल्कि इंडिया को और भी बहुत सारे मुल्कों को होगा, लेकिन इनको अभी नहीं होने वाला है, अभी इसका नुकसान आपको होगा। लेकिन जो क्लाइमेट चेंज की रफ्तार है उससे यही अंदाजा है कि वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया या बाकी के मुल्क हैं इन पर खतरा आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि आपके आसपास में, अगर आप पाकिस्तानी हो तो, अगर पाकिस्तानी नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फ्लड आई है इस वजह से रेलवे तो क्या, हमारा रोड नेटवर्क खत्म हो चुका है। हम 20 किलोमीटर जो शहर है उस तक हम नहीं पहुंच पा रहे इस फ्लड की वजह से। आपने वीडियोस में बहुत बड़ी बड़ी मजबूत बिल्डिंग को गिरते हुए देखा होगा। यहाँ पर 60% पूरा पाकिस्तान इस वक्त पानी के अंदर है और उसके अलावा रहने के जो मकान है वो सारे के सारे डूब चुके हैं और बहुत सारे मकान वो टूट चुके हैं। और जब यही घर खुश्क होंगे तो घरों के गिरने की आवाज़ें आप तक भी पहुंचेंगी। इस वक्त तक पाकिस्तान में 1500 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं और अनकरीब ये रेशो और बढ़ता रहेगा। और उसके अलावा बाकी जो लैंड बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा बचेगा। उस इलाके में जो लोग होंगे उन पर महंगाई का जो बड़ा तूफान आएगा उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पर 80% से ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है, क्रॉप्स होती हैं, और उस वजह से हमारा कैपिटल जनरेट होता है। और इस वक्त वो सारी लैंड जिस पर पानी आ चुका है वो डैमेज हो चुकी है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अगली फसल तैयार कर सको। पिछली फसल तो इस वक्त भी डूब चुकी है और आप बाहर के फंड पर कितना डिपेंड करोगे। तो लाजमी बात है गवर्नमेंट जो है वो आप पर भी महंगाई का तूफान गिराएगी। सिंध का कोई इलाका था ये लाड़काने वाला, उसमें कुछ दिन पहले की एक न्यूज़ में पढ़ रहा था तो पता चला कि जब सैलाब आया तो उस वक्त एक नौजवान लड़के की डेथ हो गई। उसकी फैमिली ने उसको अपने घर में ही दफन किया क्योंकि कब्रिस्तान में पानी था। आप खुद बताओ कि जब वो घर वाले वापस अपने घर में जाएंगे, उस घर में कभी रहेंगे, कितना इमोशनली डिस्टर्ब होंगे वो लोग। ये प्रॉब्लम हर एक मुल्क की तरफ बढ़ेगी अगर क्लाइमेट चेंज का कोई बंदोबस्त ना किया गया तो। नेचर हमेशा आपको अलार्म करती है। पिछले 10 सालों में पाकिस्तान के ऊपर 152 नेचुरल डिजास्टर्स आए जिसमें 10,000 लोग की डेथ हो गई और मिलियन ऑफ पीपल के जो घर हैं वो डैमेज हो गए और आज तक वो सरवाइव कर रहे हैं, आज तक उनके घर नहीं बने। $4 बिलियन का आज तक पाकिस्तान को इसका नुकसान हुआ है। और इस सैलाब में अब तक पाकिस्तान को $5 बिलियन का नुकसान हो चुका है और आने वाले वक्त में अंदाजा है पाकिस्तान को $12 बिलियन का नुकसान होगा। और उसके बाद आप खुद बताओ कि जो 2023 में इलेक्शन आ रही है उस पर इतना खर्चा होगा तो पाकिस्तान कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आप
20 करोड़ की आबादी को लेकर तरक्की नहीं कर सकते। आप 20 करोड़ लोगों की जिंदगियां नहीं बचा सकते। इस वक्त मुल्क की आबादी आधी होती, 10 बिलियन लोग होते तो आपके ऊपर इतनी महंगाई नहीं आती, आप कुछ किसी न किसी तरह से सरवाइव कर लेते। हर एक फर्द का असर हर एक मुल्क के बाशिंदे पर होता है। दुनिया की जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें, उनकी तादाद, उनकी पॉपुलेशन कम होती है। हमारे अंदर पता नहीं कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है कि ज्यादा तादाद से हम तरक्की करेंगे। भाई वो दौर चला गया जब आप ज्यादा तादाद से और ज्यादा ताकत से आप दुनिया पर रूल करते थे। इकोनॉमिकली आज डेवलप कंट्री ही दुनिया पर रूल करती हैं। अगर बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, इन दोनों के पास एटम बम है, लेकिन क्या इन्होंने जापान जितनी तरक्की की है जिसकी पॉपुलेशन इनसे कम है, जिसके पास एटॉमिक बॉम्ब नहीं है? पता नहीं ये कब दोनों कंट्री समझेंगी कि दुश्मनी से दोनों तरफ का ही नुकसान होगा। अगर बात करें अमेरिका की और जापान की, तो कुछ टाइम पहले तकरीबन 10-20 साल पहले जापान का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हम ज्यादा दुश्मनी को अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों ने हाथ मिलाया और जो कोल्ड वार चल रही थी उनकी खत्म हो गई। लेकिन हमें पता नहीं कब हो जाएगा। इस वक्त हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी एलियन प्लैनेट पर घर बनाने की, लेकिन क्या ये गारंटी है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरा प्लैनेट ही ना तबाह हो जाए? उससे पहले हम कॉलोनी बना सकते हैं या नहीं? पहले आपको अपना ये घर बचाना होगा, फिर आप कहीं दूसरी जगह पर घर बना सकते हो। वरना आप एक घर की हिफाजत नहीं कर सकते तो दूसरा घर भी आप कभी भी उसकी हिफाजत नहीं कर सकोगे। इस वक्त आपको टेक्नोलॉजी से ज्यादा उसके इम्पैक्ट पर तवज्जो देने की जरूरत है। मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि आप एक फाइनाइट प्लैनेट पर इनफाइनाइट तरक्की कभी नहीं कर सकते। कुछ वक्त बाद जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, इस वक्त भी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है, क्योंकि आगे चलकर जब बहुत सारे मुल्क पानी के अंदर आ जाएंगे, इस वक्त 79 या 71% दुनिया का हिस्सा पानी है और बाकी का बचा हिस्सा सिर्फ लैंड है। 3% ही सिर्फ लैंड है, बल्कि उससे भी कम। लेकिन आगे जब ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स जिनके बारे में बता चुका हूँ, हिमालय हो गया, एंटार्क्टिक हो गया, और ये जितने भी ग्लेशियर हैं जब पिघलेंगे तो उस वक्त लैंड और मजीद कम होगी। तब आप दूसरी जगह पर माइग्रेशन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त महंगाई हद से ज्यादा हो जाएगी। जमीन का एक टुकड़ा आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, और उस वक्त आपकी इतनी बड़ी जो आबादी होगी उसको आप कहां पर बिठाओगे? इस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ 100 अरब लोग ही बैठ सकते हैं, और 10 अरब आबादी इस वक्त भी है। और जब लैंड मजीद कम होगा तो ये और भी रेशियो कम हो जाएगा, और इस दुनिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा, इस जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा रहने के लायक नहीं है। जैसे सहारा डिजर्ट की बात कर लो या एंटार्क्टिका की आप बात कर लो, वहां पर आप नहीं रह सकते। और जब यहाँ पर पानी आ जाएगा तो इस इलाके में भी आप नहीं रह सकोगे। उस वक्त यहाँ पर इस जमीन पर सिर्फ और सिर्फ 20 अरब लोगों की रहने की ही जगह होगी। तो आप बताओ उस टाइम आप लोगों को बिठाओगे या एग्रीकल्चर करोगे, उनके खाने के लिए कुछ करोगे? अगर बात करें इस क्लाइमेट चेंज की, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, इसमें पाकिस्तान का इतना बड़ा हाथ नहीं है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 1% से भी कम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है। 25% ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती है सिर्फ 25 मेगा सिटीज। और जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो अमेरिका ने उस पेरिस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर नहीं किए थे, और वो पेरिस एग्रीमेंट इसलिए हुआ था कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम करें, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया था। यही सबब है कि क्लाइमेट चेंज एक पॉलिटिकल इश्यू हो चुका है, और आगे चलकर ये और मजीद बड़ा इशू हो जाएगा, जिसमें कमजोर मुल्क तबाह हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि मार्स का जो मिशन है या बाहर की कॉलोनाइज होने का मिशन है, आप खुद सोचो कि आप अमेरिका तक जाने की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप दूसरी जगह पर क्या जाने की हैसियत रखते हो? क्या आपके पास इतने पैसे होंगे? लेट सपोज इस वक्त अल्लाह ना करे कि आपके ऊपर कोई डिजास्टर आ जाता है, कितने % लोग होंगे जिनके रिश्तेदार किसी ऐसे शहर में रहते होंगे जहां पर वो जाकर पनाह ले सकते हैं? या क्या वो दूसरी कंट्री में जाने की हैसियत रखते हैं, या बल्कि किसी दूसरे शहर में जाकर वहां पर घर बनाने की हैसियत रखते हैं? नहीं रखते। तो इस वक्त यही वक्त है कि आपको इस बड़े थ्रेड के खिलाफ आवाज उठानी होगी। और ये सिर्फ, और आप अपने तरफ से क्या कर सकते हो? आप जो खाना खाते हो,
आपको उस खाने का जो आप ज़्यादा वेस्ट करते हो उससे आपको बचना होगा। अब खाने का ताल्लुक कैसे, वो मैं आपको बताऊं। तो इसका ताल्लुक है, जब आप खाना बनाते हो तो वो गैस पर बनता है जो गर्मी प्रोड्यूस करता है। और दूसरी चीज़, आपको पॉपुलेशन पर कंट्रोल रखना होगा। जितने ज़्यादा आबादी होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा, और ये आपको होगा, ये हमको नुकसान होगा। और अगर आप क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते या कोई काम नहीं करते तो आप याद रखना कि साइंस ने हमें बता दिया है सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। आप इस पर यकीन करो या नहीं करो, आप अपनी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो या अपनी आंखें खुली रखो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि ताकतवर जिंदा रहेगा। उसका मतलब ये है कि जो मौजूद तरीन होगा वही जिंदा रहेगा। आप याद रखो कि सबसे ताकतवर तरीन मखलूक यहाँ पर आई वो थे डायनासोर्स। उन डायनासोर्स का आप उनके फॉसिल्स का फ्यूल निकाल कर उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आज से हजारों साल बाद एक कोई ऐसी जनरेशन आए जो आपके फॉसिल्स से फ्यूल जनरेट करे और खुद के लिए एक डेथ ट्रैप बनाए उस फ्यूल को यूज करके। तो आपको समझना होगा, आपको अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने होंगे, वरना मैं आपको बता दूं कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आपकी अगली जनरेशन तो क्या, आप भी आगे चलकर जिंदा रह सको।